तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये फूल पत्ती वाली क्लास पर आधारित है ये पुस्तक, और ये उत्कर्ष क्लास का है। करेंट अफेयर है, अर्धवार्षिकी। ठीक है, इसमें जो है आपको जनवरी 2022 से जनवरी 2022 से जून 2022 तक है इसमें। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। विशेष आकर्षक है इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधाना कस्बे में सलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे 2 क्वेश्चन निकलता है कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है कहाँ पे खोला जा रहा है। तो ये मेरठ के उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो मेरठ में। और इसका जो आधारशिला किसने रखा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखे। ठीक है, और यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में, कस्बा पूछेगा तो सरधना हो जाएगा, और सलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जा रहा है। अगर गांव पूछता है तो सलावा और कैली गांव। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अगला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि अगला पॉइंट है, इसमें इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है। जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, इसके निर्माण पर कुल कितना खर्च होगा, तो 700 करोड़ रुपया खर्च होगा। ठीक है, इसका अगला देखते हैं पॉइंट, खेल विश्वविद्यालय में, इसको ऊपर ले लेते हैं। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम और स्विमिंग पूल और साइकिलिंग ट्रैक सहित खेलों के आधुनिक बुनियादी ढांचों की व्यवस्था होगी। मतलब इसमें जो ये खुलेगा, इसमें इतने सारे व्यवस्था रहेंगे। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वाश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी सहित कई अन्य खेल की सुविधाएं भी होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, विश्वविद्यालय में 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। मतलब 540 महिलाएं और 540 पुरुष को प्रशिक्षण देना की व्यवस्था जो है इस विश्वविद्यालय में रहेगी। ठीक है, अगला देखते हैं, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया। ठीक है, तो पूछेगा पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा बना है, तो ये केरला बना है, केरला उच्च न्यायालय। और इसका उद्घाटन कौन किया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस किए हैं DY चंद्रचूड़ ने किया है। आगे पॉइंट देखते हैं, केरल हाई कोर्ट ने ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई-ऑफिस की सुविधाओं के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजना शुरू की है। ठीक है, यानी अब कोर्ट में केस फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी। ठीक है, अब कागज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, जो जितना भी केस होगा वो फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, ई फाइलिंग और कागज़ रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा की एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला पॉइंट है, न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय की पहल हमारे सभी नागरिकों के दरवाजे पर ई सेवाएं देने की आवश्यकता पर जोर देती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसे क्वेश्चन बनता है कि जो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय है ये आपका केरला है, और उद्घाटन किसने किया, तो DY चंद्रचूड़ ने किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन। तो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है, चीन के शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है।
चीन के शंघाई प्रांत में विश्व के सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, चाइना में शंघाई प्रांत में। ठीक है, इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। इसके साथ जब विश्व की सबसे लंबी रेलवे मेट्रो लाइन का उद्घाटन करता है चाइना, तो उसके साथ ही जो चाइना में है या शंघाई में है, तो मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 831 किलोमीटर। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, चाइना में, शंघाई में। अब शंघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन है। इसी योजना के तहत अब शंघाई में 20 मेट्रो लाइनें हो गई है और 508 जो है स्टेशन हो गए हैं। शंघाई चीन की यांगत्जे नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। शंघाई जो है चाइना के यांगत्जे नदी के दक्षिण मुहाने पर स्थित है। यह शहर चीन के सबसे अधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र होने के साथ साथ विश्व में भी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये तो चाइना, जो शंघाई है चाइना का सबसे आबादी वाला शहरी क्षेत्र है और इसके साथ ही साथ विश्व में भी सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है शंघाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, पर ध्यान देने जोग बात है कि हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला एलपीजी युक्त, ठीक है, और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करने और चूल्हे के धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इसका मकसद था कि जो महिलाएं जो है घर में लकड़ी पर खाना बनाती हैं उसको ख़त्म करना था और उसके जगह पे एलपीजी देना था। ठीक है, जिससे महिलाओं को खाना बनाने में आसानी हो और अनेक बीमारियों से निजात मिले। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट है आपको, उज्ज्वला योजना के तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 25 मई 2018 को की थी। जैसे केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू किया था, उसी आधार पर जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, तो स्टेट लेवल पर शुरू किया था मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, इसका शुरुआत तो कब किया था हिमाचल प्रदेश? 26 मई 2018 को करा था। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू रसोई कनेक्शन दिए गए हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद है, वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 120 करोड़ रुपए खर्च कर 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, यह दिखा रहा है कि स्टेट ने कितना खर्च किया और फिर केंद्र सरकार ने कितना खर्च किया। ठीक है, तो कुल मिला जुला के यही क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त जो है राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश बना है। और दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि अगर पूछ देगा कि कौन सा योजना शुरू किया था हिमाचल प्रदेश, जो कि उज्ज्वला योजना पर आधारित था, तो हो जाएगा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जो कि आपको 26 मई 2018 में शुरू करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, तो में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी जो है कहाँ पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। और इसका आधारशिला किसने रखा था? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है,
हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी में ऐसे योग कक्ष हैं जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। मतलब जो इसमें कक्ष बनाए गए हैं उसमें 100 छात्र आ सकते हैं, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी में ऐसे योग कक्ष हैं इसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसका, चिकित्सकीय परामर्श के लिए योग कक्ष, प्रत्येक छात्र को अलग से प्रशिक्षण के लिए स्थान, छोटे समूह की कक्षाएं, प्रसव पूर्व योग के लिए कक्ष और 200 लोगों की बैठक क्षमता वाला एक व्याख्यान कक्ष के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए भी कक्ष है। ठीक है, तो ये उसका विवरण था कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ODF प्लस खुले में शौच मुक्त। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ODF प्लस गाँवों की सूची में तेलंगाना राज्य भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो खुले में शौच मुक्त में आपके सूची में जो है तेलंगाना राज्य है भारत के पहले स्थान पर है। द्वितीय चरण में तेलंगाना राज्य के 14,200 गाँवों में से 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में है, जो कि 96.74% है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गाँव 35% लगभग 35.39%, और कर्नाटक में 1,511 गाँव जो है कि परसेंटेज में देखें तो 5.59% है। ठीक है, तो दूसरा स्थान पर आपका तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक तीसरा पर हो गया, लेकिन पहला पर कौन हो गया? तेलंगाना। इसके बाद देखते हैं, राज्य सरकार ने गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नया तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम बनाया है। चौथा है, कल्याणकारी कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन, कड़ी निगरानी, डिजिटल रिपोर्टिंग और गाँवों में सुशासन की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक सचिव को तैनात किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि ODF प्लस में कौन सा पहला स्थान पे राज्य है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है कितना परसेंट से है? तो ये 96.74% से है। यहाँ पर जो है तेलंगाना राज्य में 14,200 गाँव है, जिसमें 13,337 जो गाँव है ODF प्लस की सूची में है। ठीक है, इसके बाद जो है तमिलनाडु आपका दूसरे स्थान पर आ जाएगा 35.39% के साथ, और कर्नाटक जो है 1,511 गाँव जो है 5.59% से तीसरा नंबर पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म। त्रिकोमाली जो है तेल टैंक फॉर्म, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान करी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो श्रीलंका और अपना भारत। ठीक है, इसमें 2 देश शामिल हैं, दोनों देश जो है मिलकर काम करना है इस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल टैंक फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये जो तेल टैंक है, सॉरी, तो ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट है, तेल टैंक फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि त्रिकोमाली तेल टैंक जो है फॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है चाइना बे में स्थित है। ठीक है, और इसको द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौते में की गई थी। ठीक है, तो ये अभी का नहीं है, इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव को जो भारत रखा था तो ये 35 वर्ष पहले किया गया था। भारत श्रीलंका समझौते 1987 में ही करा गया था।
इसमें 99 भंडार टैंक शामिल है, जिसमें से प्रत्येक में 12,000 किलोलीटर की क्षमता है, जो लोअर टैंक फॉर्म और अपर टैंक फॉर्म के रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, इसका कैपेसिटी है इतना। इसके बाद है वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस तेल फॉर्म पर काम करने के लिए अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका IOC की स्थापना करी थी। ठीक है, वर्तमान में लंका IOC के पास 15 टैंक है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो है तिरुकोमाली, एक बार इसको नीचे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इससे बनता है तिरुकोमाली तेल टैंक फॉर्म जो है, इस पर कौन कौन से देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और अपना भारत दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाला स्टेशनों के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये चाइना बे में स्थित है। ठीक है, और जो है इसका जो संयुक्त रूप से विकास करने का जो प्रस्ताव पास हुआ था, तब इस पर विचार चल रहा था 35 वर्ष पहले, श्रीलंका समझौते 1987 में। ठीक है, और इसका क्षमता क्या है, तो 99 भंडारण टैंक शामिल है इसमें, जिसमें प्रत्येक में 12,000 किलोलीटर की क्षमता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका IOC की स्थापना भी करा था इसके लिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। ठीक है, देखते हैं क्या है। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीज़न ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई पर का अधिग्रहण करा है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीज़न ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। सिंप्लीफाई अमोस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। ठीक है, इसके बाद है एक अनुमान के तहत गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन का नकद भुगतान किया है। गूगल जो है ये सिंप्लीफाई जो है कि इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप है। ठीक है, तो इसके लिए गूगल ने क्या करा है, $500 मिलियन, ठीक है, नकद भुगतान किया है। ठीक है, इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहला कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई जो है इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप है और इसका अधिग्रहण जो है गूगल ने करा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट स्वामित्व वाली गूगल ने करा है और इसको अधिग्रहण करा है। तो कितना अमाउंट दिया है, तो आपको कम से कम $500 मिलियन, ठीक है, दिया है। जो ऐसे देखा जाए तो 3.730 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, इसके बाद हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपल टाई क्लस्टर देखते हैं। कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोपल टाई क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो मार्च 2022 को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं। कोपल टाई क्लस्टर जो है, सबसे पहले याद रखेंगे कोपल टाई क्लस्टर जो है कहाँ है, तो कर्नाटक में है। 400 कितने ज़मीन पर फैला हुआ है, तो 400 एकड़ ज़मीन पर ये फैला हुआ है। मतलब उतना लगा है इसको बनाने में। निर्मित कोपल टाई क्लस्टर जो है भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। ठीक है, तो ये भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो कि कर्नाटक में बना हुआ है और इसमें 400 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। मार्च 2022 से ये काम करने लगेगा। इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना और पेंट बनाना, अन्य सभी प्रकार के खिलौने निर्माण सामग्री इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें खिलौने बनाने के लिए जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है इसमें सारे उपलब्ध होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें टाई क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयाँ होगी। टाई क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयाँ होगी। इसके बाद है
यह क्लस्टर 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर सकता है। महिलाओं की भागीदारी सहित इसमें 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की उम्मीद है। मतलब इस क्लस्टर से जो है 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 1 लाख के लगभग अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की उम्मीद है इस क्लस्टर से। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2,300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना निर्माण समूहों की मंजूरी दी थी। ठीक है, फरवरी 2021 में ही भारत सरकार ने तय करा था कि 2,300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना निर्माण समूहों को मंजूरी दी गई थी। इसमें से 3 मध्य प्रदेश में, 1 उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में और 2 राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। इसे मिला के कुल 8 हो गया, तो 3 होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, 1 उत्तर प्रदेश में होगा और कर्नाटक और तमिलनाडु में, और 2 राजस्थान में स्थापित करे जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला लगा हुआ है तो जो है पहला कर्नाटक में लगा हुआ है, जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। और भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। इसमें पैकेजिंग वगैरह उपकरण, खिलौना बनाना और जितने भी पेंट बनाना और खिलौने बनाने की सामग्री भी उपलब्ध होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश बन गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश बन गए हैं। कौन कौन? एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक है, बारबुडा। इसके बाद है भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। अगला पॉइंट है, पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर 101वें सदस्य देश के रूप में पूछता है तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 102वां जो है वो एंटीगुआ और बारबुडा हो जाएगा। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है, भारत का ही पहल किया हुआ है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू करा गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ये संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है, इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में है तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित करा गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसका मुख्यालय भारत में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो भारत में है, और इसके अंतरिम सचिवालय जो है ये गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका 102वां देश बना है एंटीगुआ,
और बारबूडा बना है। ठीक है, 102वां देश है। और ये भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में इसको शामिल करा गया। और जो 101वां देश है वो अमेरिका बना है। ठीक है, अगला देखते हैं ओपन रॉक संग्रहालय। पहला ही पॉइंट है इसमें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, देखते हैं इसको फिर से। केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो जो ये हैदराबाद में खुला है ओपन रॉक संग्रहालय, ये भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है। और इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। और इसका जो है जो इसका स्थापना जो है या उद्घाटन कहिए तो ये जितेंद्र सिंह किए हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। इसके बाद है ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित करा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इससे भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी उम्र है 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। इसमें जो ओपन रॉक मेमोरियल है संग्रहालय है, इसमें कम से कम जो चट्टानें रखी गई है उसकी उम्र जो है 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। ठीक है, जो कि जनता को इससे रूबरू करवाएगी। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ओपन रॉक मेमोरियल जो है यह हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। किसने करा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने करा। ठीक है, और इसमें जो चट्टानें हैं, चट्टानों को रखा गया है तो उनके उम्र जो है मतलब कितने पुराने चट्टानों को रखा गया है तो 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। ठीक है, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पृथ्वी के नीचे 175 किलोमीटर जो है 75 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैस क्रेटर गेटवे टू हेल, नर्क का द्वार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, तुर्कमेनिस्तान ने पिछले वर्ष 50 वर्ष से जल रहे दरवाज़ा गैस क्रेटर या नर्क का द्वार को बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं। क्या है ये? तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्षों से जल रहे दरवाज़ा गैस क्रेटर या नर्क के द्वार को बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है, अब तुर्कमेनिस्तान दरवाज़ा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने और इस गड्ढे को बंद करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान में है, 50 साल से जल रहा है, जिसको अब तुर्कमेनिस्तान ने बंद करवाने का आदेश दिया है और इसको नर्क का द्वार भी बोलते हैं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूरी, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो अशगाबाद है। ठीक है, और जो नर्क का दरवाज़ा है, ठीक है, तो ये अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित है ये क्रेटर, और ये 50 सालों से जल रहा है, जिसको तुर्कमेनिस्तान ने फैसला लिया है कि इसको बंद करने के लिए। यह क्रेटर देश के एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक कर दिया गया था। ठीक है, काराकुम की चमक कर दिया गया था क्योंकि ये काराकुम रेगिस्तान में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि काराकुम रेगिस्तान जो है कहाँ पे है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, इससे ये सब क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। गैस क्रेटर, गेटवे टू हेल और नरक का द्वार।
ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में है। ये 50 सालों से जल रहा है। गैस का क्रेटर जो है 50 सालों से जल रहा है, जिसको तुर्कमेनिस्तान ने बोला है बंद करने के लिए, मतलब प्रयास करेगा। और इसके बाद ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो अशगाबाद है, और अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूरी पर काराकुम रेगिस्तान है, और यहीं पर ये क्रेटर स्थित है जो कि 50 सालों से जल रहा है। यह क्रेटर देश के एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। ठीक है, वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक कर दिया गया था। यहाँ पे पर्यटक लोग भी आते हैं देखने के लिए। अगला जो है ब्लू बुक क्या है। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया था, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की एक बड़ी चूक बताई गई है। ठीक है, उस टाइम बहुत न्यूज़ में भी आया था, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं करा। ठीक है, पर इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद भी पंजाब पुलिस ने क्या करा है कि ब्लू बुक का जो नियम है उसका पालन नहीं करा। अब देखते हैं ब्लू बुक है क्या। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। ठीक है, इसमें है कि ब्लू बुक वो चीज़ है जिसमें गाइडलाइन होती है, जो भी वीआईपी पुरुष हैं उनको सुरक्षा के लिए कौन कौन से नियम फॉलो किए जाने हैं वो सब इसमें लिखा होता है, जिसको पंजाब पुलिस ने फॉलो नहीं करा। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एपीजी के पास है, एसपीजी के पास है, और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है, उसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है, और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी तय करा जाता है। ये सारा जो है ब्लू बुक में लिखा होता है पहले से। एक मिनट। ठीक है, इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने का आरोप लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, येलो बुक क्या होता है। येलो बुक के बारे में भी दिया गया है। ब्लू बुक के अतिरिक्त एक येलो बुक भी होती है जिसमें वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है। सांसदों और मंत्रियों को किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाएंगे, इसकी जानकारी येलो बुक में होती है। ठीक है, तो ब्लू बुक जो है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बारे में बताता है, और जो ब्लू बुक भी है वो भी सिक्योरिटी के लिए ही है, जिसमें सांसदों और मंत्रियों की सुरक्षा दिए जाने के लिए इंतजाम का वर्णन करा है ब्लू बुक में। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। ठीक है, गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करा। ठीक है, जो पंजाब यात्रा में पीएम मोदी का गाड़ी काफिला फंस गया था, तो उसके लिए सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी बनाई गई। तो पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी बनाई गई। ठीक है, पंजाब चूक में, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना ने करा था। ठीक है, इसमें बलबीर सिंह 3 लोग थे इसमें बलबीर सिंह संयुक्त निदेशक और आईबी, और सुरेश कुमार आईजी एसपीजी भी शामिल हैं। इसमें 3 लोग शामिल हैं, 3 सदस्यीय कमेटी थी। इसके बाद जो है इंदु मल्होत्रा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की चूक जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया। समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया। ठीक है, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। ठीक है, वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, कौन? इंदु मल्होत्रा। यहाँ से और ऊपर का क्वेश्चन तो बन के आता ही है
यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता है कि सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी भी जो है प्रधानमंत्री के पंजाब यात्रा में हुई चूक से संबंधित है, और इंदु मल्होत्रा कमेटी भी है। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय ने इसको बनाया था, सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी को, और इसको इंदु मल्होत्रा कमेटी को जांच के लिए जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। ठीक है, और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं येलो बुक के बारे में। तो येलो बुक जो है ये सांसदों और मंत्रियों को कैसे सुरक्षा दिया जाए इसके बारे में है, और जो है ब्लू बुक जो है प्रधानमंत्री के गाइडलाइन है सुरक्षा को लेकर, इसमें गाइडलाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर बाल दिवस साहस और न्याय के संकल्प को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने 26 जनवरी को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, तो आज से 26 दिसंबर है ये, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है। ठीक है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, हम लोग याद रखेंगे। यह दिन साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया है। अच्छा, ये जो वीर बाल दिवस है ये क्यों मनाया जा रहा है? ठीक है, तो जो है यह दिन साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी, उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ठीक है, जो फतेह सिंह हैं उनके पुत्र है गुरु गोविंद सिंह के, और जोरावर सिंह, ये दोनों को 26 दिसंबर के दिन ही उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधार्मिक मार्ग पर चलने की बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। उन्हें अधार्मिक मार्ग पर चलने के लिए फोर्स करा जा रहा था, लेकिन वो मृत्यु को स्वीकार किए। ठीक है, अगला पॉइंट है चारों साहिबजादे अन्याय के आगे कभी झुके नहीं और वे एक सामंजस्यपूर्ण विश्व बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इससे यही क्वेश्चन बन के आता है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, किसने घोषित किया? पीएम मोदी ने। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, और इसी दिन क्या करा गया था कि गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह थे, उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो हैं विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च की है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि पहला क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। ये विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव, अगर गांव पूछता है तो सिरोरा गांव, ऐसे स्टेट पूछता है तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ठीक है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। मोबाइल वैन को KVIC द्वारा अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजो केहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किया गया है। 15 लाख रुपये इसमें लगा हुआ है। इसके बाद है यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे से 300 kg शहद तक संसाधित कर सकती है। वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। ठीक है, यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में
ठीक है, 300 केजी शहद तक संसाधित कर सकती है। 8 घंटे में कितनी शहद? 300 केजी शहद तक संसाधित कर सकती है। और वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता को बता देगा जांच करके। अगला पॉइंट है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्देश्य शहद उत्पादन के माध्यम से मीठी क्रांति के अनुरूप मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना तथा ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017 से 18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू करा था। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन बन के आता है इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। और विनय कुमार सक्सेना जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। ठीक है, 15 लाख रुपए लागत हुआ इसमें, इन हाउस डिजाइन किया गया। इसमें है कि यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण 8 घंटे में 300 केजी शहद तक संसाधित कर सकती है। इसमें वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता को बता देगा। इसके बाद है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्देश्य शहद उत्पादन के माध्यम से मीठी क्रांति के अनुरूप मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, किसानों को मधुमक्खी बक्से को वितरित करना तथा ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और यहाँ पे है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम है। और इस आयोग ने 2017 से 18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू करा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, 42 मिनट का हो गया है। और इससे आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।